हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि आप लोगों का एआई का पेपर है। अगर मैं आपको कहूं कि एआई हमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है और एआई ने आपका पेपर प्रेडिक्ट कर लिया, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि भैया जल्दी से बता दो ना ये क्वेश्चंस। तो ये जो मैंने पेपर बनाया है ये एआई से ही बनवाया है कि भैया मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। तो मैंने इसको 5 साल के पेपर दिखाए और फिर उसके बाद में इसने मुझे एनालाइज करके ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि कहा कि इन बच्चों को बता दीजिए ताकि कल इनके एग्जाम में ये 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर ले। तो भैया पूरा का पूरा रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। तो भाई देखिए, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है आपको केस बेस्ड में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस केस बेस्ड में आएंगे। अब एग्जैक्टली ये नहीं आएगा लेकिन इसी से मिलता जुलता आएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें कहा गया है कि फॉर द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेडिक्टिंग डिजीजेस आउटब्रेक्स एंड एफिशिएंसी allocating the resources through the analysis of medical records। कि भैया आपको क्या करना है कि आपके पास में जैसे कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और आपके पास में बहुत सारा डेटा और आपको ये निकालना है कि आपको जैसे कौन सी डिजीज हो सकती है या फिर उसके लिए क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ये आपको करना है। तो फिर उसके बाद में ये आता है कि वुड यू रिकमेंड यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एक्सप्लेन योर चॉइस ब्रीफली। कि आप इसके लिए क्या यूज में लेना चाहोगे, सुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो देखिए, अब यहां पर हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग ही काम में लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसके हमारे को 3 फायदे देखने को मिलते हैं और 3 इसका एडवांटेज है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर। तो क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो 2 क्वेश्चन आपके एक साथ यहां पे तैयार हो जाएंगे। तो अब इसमें कहा गया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग इज प्रेफर्ड बिकॉज, सबसे पहला रीजन है कि उसमें लेबल डेटा होता है, जैसे कि यहां पर मेडिकल रिकॉर्ड्स हैव द लेबल डेटा, जैसे कि कौन से डिजीजेस हुई थी, क्या उसके सिम्टम्स थे और क्या उसके टेस्ट रिजल्ट थे। फिर सेकंड उसका रीजन है कि इसकी हायर एक्यूरेसी रहती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स लाइक डिसीजन ट्रीज एंड न्यूरल नेटवर्क्स प्रोवाइड्स द एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है इसमें एक और जो खास बात होती है कि इसमें डिसीजन ट्री की मदद से ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को काउंटर करके और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को देख करके फिर आपको एक फाइनल रिजल्ट देता है जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट रहता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट है वो है यहां पर कि पैटर्न रिकॉग्निशन। अब यहां पर सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करते हैं कि इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द पैटर्न इन पास्ट डेटा टू प्रेडिक्ट द डिजीज आउटब्रेक। कि जो भी प्रीवियस ईयर में डेटा हुआ होगा या फिर जो भी पहले डेटास वगैरह हुए होंगे उनको देख करके ये प्रेडिक्ट करता है कि अब इसके रिगार्डिंग कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इस तरीके से आपसे यहां पर 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। और अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इस पे जाने से पहले एक छोटी सी मेरे दिल की बात आप लोगों से करनी थी कि यार अभी जैसे कि आप लोग क्लास 11th में चले जाओगे और पता नहीं कितने ही लाखों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया होगा। तो एक आप लोगों से यह है कि जब कभी भी अगर हम लोग मिलते हैं तो बस एक बार हाय हेलो जरूर से कर लेना और क्लास 11th में जाने के बाद में अपने इस भैया को भूल मत जाना कि हमारा साथ बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है और उसी के साथ में एक छोटी सी फन एक्टिविटी भी कर लेते इसी बात के ऊपर थोड़ा। तो आपको क्या करना है, अभी आपकी क्लॉक में जो भी टाइम चल रहा होगा फोन में, तो बस उसको जल्दी से ऐड करके बता दो। जैसे कि अभी मेरी क्लॉक में चल रहा है 151, तो इसका जो टोटल होता है मतलब सभी का 1 का 5 का इसका तो टोटल हो गया 7। तो बताइएगा कि टोटल नंबर क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही है कि आपके और मेरे बीच में थोड़ा कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट रोल, यहां पर आता है कि व्हाट रोल डज डेटा प्ले इन एआई बेस्ड एप्लीकेशन। की एआई बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है उनमें डेटा का क्या रोल रहता है। नेम एनी 2 सोर्सेस ऑफ ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर बिल्डिंग एन एआई बेस्ड एप्लीकेशन। की भैया एआई जो रहती है उसके अंदर डेटा का क्या काम होता है, भाई सबसे इंपॉर्टेंट ही डेटा होता है। क्योंकि जैसे कि आप ये मानिए, मैं आपको बताता हूं कि एआई कितनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एआई को 1000 चेस मैचेस दिखाए गए, केवल और केवल उसे दिखाया गया, उसे ये नहीं बताएगा कि क्या रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ भी नहीं, बस उसे डेटा दिखाया गया, उसे मैच दिखाया गया। तो पता है जब नेक्स्ट मैच उससे करवाया गया तो उसे सारे के सारे रूल्स पता थे और उसको हराना इम्पॉसिबल हो गया था। तो इसीलिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एआई क्या करती है, उससे सीखती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि रोल ऑफ डेटा इन एआई। सबसे पहला यह है कि डेटा इज एसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एआई मॉडल्स। की एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड ये होता है कि इट इंप्रूव्स द एक्यूरेसी, इनेबल्स लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
मेकिंग, कि वो जो है उसके पास में डेटा रहता है तो पहले एनालाइज कर लेती है कि इस तरीके से सिचुएशन होती है तो क्या लेना है और इसका आउटकम क्या होता है, तो उसके बेसिस के ऊपर वो आसानी से डिसीजन ले पाती है। अब ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो कि डेटा कलेक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो सबसे फर्स्ट आता है वेब स्क्रैपिंग। अब ये वेब स्क्रैपिंग क्या होता है कि एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम वेबसाइट, जैसे कि ट्विटर का एपीआई हो गया फॉर सेंटीमेंट एनालिसिस, तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं वेब स्क्रैपिंग। और फिर उसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है पब्लिक डेटा सेट्स। अब ये पब्लिक डेटा सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डेटाबेस हो गए लाइक केगल या फिर यूसीआई मशीन लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां से कि डेटा उनको मिल सकता है, यूजर्स का यहां पर डेटा उसे मिल जाता है। तो ये आपको बस दो नाम इसके याद रखने हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रे स्केल एंड आरजीबी इमेज। तो सबसे पहले ग्रे स्केल के नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होंगी, केवल और केवल दो इमेजेस रहेंगी। तो इसमें दो कलर चैनल होते हैं, सबसे पहला होता है ब्लैक और एक होता है व्हाइट, और इसमें तीन कलर चैनल होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। फिर इसके बाद में जो सेकंड इनका फीचर है वो है यहां पर पिक्सल की वैल्यू। इसकी जो पिक्सल वैल्यू रहती है 0 से 255 तक रहती है इनकी इंटेंसिटी, और वहीं पे इसकी 3 वैल्यूज रहती हैं पर पिक्सल के ऊपर, जो कि होती हैं 0 से 255 फॉर आरजीबी। इन सभी की अलग अलग वैल्यूज इसमें होती हैं। फिर इसके बाद में इसका साइज कैसा होता है, इसका साइज स्मॉलर होता है और इसका लाइट लार्जर होता है। क्यों? क्योंकि ये तीन यहां पर हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसका जो एग्जांपल है वो है एक्सरे इमेजेस हो गया और इसका हो गया डिजिटल फोटोग्राफी। अभी ये जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये ग्रे स्केल है या फिर ये यहां पर आरजीबी इमेज है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ए या फिर बी में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, देखते कितने स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क्स आर द एआई मॉडल्स इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन यूज्ड फॉर द पैटर्न रिकॉग्निशन एंड डिसीजन मेकिंग। की जैसा कि हम जो हैं, आप एक बार एक बात देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि ये एआई मॉडल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, एआई किस तरीके से काम करती है। जैसा कि आपने कभी गलती करते हो, जैसे कि आपने बच्चे को देखा होगा, उसको बोलते हैं कि ये मत छेड़ो तो आपकी पिटाई हो जाएगी, तो वो उस चीज को नहीं करता। हम भी यही करते कि अपनी पिछली गलतियों से समझते। तो इसी तरीके से ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है ये हम हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से समझते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिससे कि हमारे पास्ट की चीजें हमें याद होती हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए ये जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं ये एआई के लिए भी जरूरी होते हैं कि ये इंसानों की तरह सोच सकती है, कि ऐसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो देख सकती है जिससे कि उसको हेल्प मिलती है रिकॉग्नाइज करने में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क की। क्या क्या लेयर्स होती है एक न्यूरल नेटवर्क में, तो सबसे पहली होती है वो होती है इनपुट लेयर। तो अब ये इनपुट लेयर का मतलब क्या होता है कि इट रिसीव्स द रॉ डेटा, जैसे कि इमेजेस हो गया, ये सब वो इनपुट एज ए लेती है। फिर इसके बाद में सेकंड आती है हिडन लेयर, जहां पर कि डेटा प्रोसेस होता है यूजिंग द वेट्स एंड एक्टिवेशन फंक्शन। फिर लास्ट में आती है आउटपुट लेयर, जो कि होती है प्रोड्यूसेस द फाइनल रिजल्ट दैट इज आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। सबसे पहले आपने इमेज डाला, फिर उसके बाद में वो इंटरनल प्रोसेस करते हो, लास्ट में आपको वो उसका फाइनल आउटपुट देती है। तो ये होता है इसका पूरी फंक्शनिंग हर एक लेयर की इसमें। और फिर इसके बाद में जो आता है नेक्स्ट आता है कि गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई दैट वी कैन सी अराउंड अस। सबसे पहला तो ये कि यहां पर ये जो YouTube पर आप वीडियोस देख रहे हो ये टोटली एआई मॉडल के ऊपर है। YouTube का एल्गोरिथम एआई पे वर्क करता है, YouTube का सारा सपोर्ट सिस्टम एआई के ऊपर वर्क करता है, YouTube का मोनेटाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को लगता है ना कि भैया लोग जो YouTube पर पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इतना ज्यादा कमाते हैं कि इनके पास में बैग भर के, जो कि बात एकदम से सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जितना ज्यादा लोगों को लगता है उतने उससे ज्यादा भी होता है, कई बार उससे कम भी होता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप भी कैसे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने या फिर आप भी यूट्यूब से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अरे भाई टॉपिक पर वापस से आओ, हम कहां पे भाग जाते हैं। तो अब इसमें जरूरी क्या है कि क्या क्या एप्लीकेशन है, जैसा कि सबसे पहले है यहां पर हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर का काम होता है, यहां पर एआई क्या करेगी, डायग्नोस कर देगी कि आपको कौन सी डिजीज है। सेकंड ये है कि फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग आपको कर सकता है, जैसे पेपैल हो गया, ये सब कुछ आसानी से एआई के ऊपर ये सब कुछ चलता है। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशन में। अब एजुकेशन में जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, ड्यूलिंगो हो गया। अब ये ड्यूलिंगो क्या करता है, आपको इंग्लिश सिखाने में हेल्प करता है, ये ड्यूलिंगो का काम हो गया। इसी तरीके से हमारी चैट जीपीटी हो गई, इसी तरीके से अभी एक और नया एआई मॉडल आया जो कि आप
आप लोगों को, जैसे आप लोगों का जो स्लैंग होता है ना, उसी स्लैंग में वो बात करता है। अगर आप बदतमीजी से बात करोगे तो वो आपसे ज्यादा बदतमीजी से बात करता है। इतना खतरनाक एआई टूल आ चुका है, उसका नाम है ग्रोक एआई। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर लास्ट में आता है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, टेस्ला हो गया भैया, टेस्ला जो है, टेस्ला की ऑटो पायलट हो गया भाई, तो हमारी महिंद्रा की भी ऑटो पायलट्स पर कार आ रही है। तो ये सारा काम कौन करता है? ये करता है हमारा एआई। बस ये इसके एप्लीकेशन है। अब इसके बाद में ये जो प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको 4 नंबर में मेरी 100% गारंटी है कि आपको देखने को ही मिलेगा। देखिए, अब यहां पर इसमें सबसे पहले जो हमसे कहा गया है कि एक बाइनरी क्लासिफिकेशन आपको गिवन है, कि आपको एक डेटा गिवन है जिसमें कि आपको एक तरफ एआई का प्रेडिक्टेड डेटा गिवन है और एक तरफ रियलिटी का डेटा गिवन है, और आपको 500 न्यूज के आर्टिकल्स दिए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि या तो वो न्यूज फेक है या फिर वो न्यूज रियल है। तो अब आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे वो फेक है या फिर रियल है? तो रियलिटी के लिए हमारे पास में यस और नो के अंदर दिया हुआ है कि कितनी रियल है और कितनी उसमें अनरियल है, और इसमें प्रेडिक्टेड के अंदर यह है कि एआई ने भी गलत बताया और तो वो रियल में भी न्यूज गलत है। तो इस तरीके से आपके पास में अलग अलग डेटा है। ये क्वेश्चन 100% हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा। तो अब आपको क्या करना है? इसके सबसे पहले पार्ट में पूछा गया कि टोटल केसेस दैट आर ट्रू नेगेटिव। अब ट्रू नेगेटिव होने का मतलब यह है कि वो रियलिटी में भी गलत थे। तो अब सबसे पहले हमने देखना है यहां पर रियलिटी वाला कॉलम। बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि रियलिटी वाले कॉलम में हमने देखा यहां पर नो, तो नो वाला कॉलम आ गया। अब बोला गया है कि ट्रू नेगेटिव होना चाहिए, तो जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट है वो भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी? दोनों के अंदर जो वैल्यू कोइंसाइड कर रही है वो कर रही है 420। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे एनालाइज कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी? जो ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव न्यूज की क्या वैल्यू रहेगी? जैसे कि ट्रू नेगेटिव तो हमने निकाल लिया 420, तो इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि ट्रू पॉजिटिव का क्या आंसर होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट प्रेसिजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। ये तीनों के तीनों कैलकुलेट करना आना चाहिए और इनका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसा कि सबसे पहले जो आता है हमारे स्टेप नंबर 1 जो कि है प्रेसिजन, जो कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है कि हमारी कितनी पॉजिटिव उसने वैल्यूज को प्रेडिक्ट किया। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला यहां पर है प्रेसिजन का, वो गिवन है टीपी। टीपी का मतलब है कि जो ट्रूली आपने प्रेडिक्ट किया था, और डिवाइड बाय में आपको करना है टोटल, जो कि होता है कि आपने सही भी, आपने टोटल कितना किया, कुछ सही किए होंगे कुछ गलत किए होंगे, तो उनका जो सम होता है वो टीपी प्लस एफपी वो आएगा उसके नीचे। तो अब इसके लिए हम लोग प्रेसिजन के लिए क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया ट्रू प्रेडिक्टेड वैल्यूज कितनी रहेंगी, मतलब कि वो रियल में भी सही थी और वो प्रेडिक्ट भी एआई ने सही किया था। तो जैसे कि प्रेडिक्ट में हम लोग यस के अंदर जाएंगे और रियलिटी में भी हम लोग यस वाले कॉलम में जाएंगे, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 45। अब इसमें ये हमने इसकी वैल्यू रखा, यहां पर हमने सिंपल सा 45 इसकी वैल्यू रख दिया क्योंकि ट्रू प्रेडिक्टेड थे। फिर उसके बाद में यहां पर ये हो गया 45 नीचे आ गया। अब इसमें इसने फॉल्स कितने प्रेडिक्ट किए, जैसे कि जो रियलिटी के अंदर गलत थे लेकिन इसने सही किया, वो कितने आ जाएंगे यहां पर 15। तो आपको क्या लिखना है? आपको फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है कि सबसे पहले करेक्ट कितने थे 45, इनकरेक्ट कितने थे जो कि एआई ने गलती कर दिया 45 प्लस 15, तो यहां से 0.75 आ जाएगा हमारा प्रेसिजन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब ये होता है कि सेंसिटिविटी कितनी है और टोटल पॉजिटिव रेट कितनी है। तो अब इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला रहता है रिकॉल का, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, वो ये है कि टीपी प्लस, यहां पर सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव आएगा, फिर डिवाइड बाय में ट्रू पॉजिटिव प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा फॉल्स नेगेटिव, कि कितने ज्यादा जो फॉल्स थे वो नेगेटिव थे। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, हमारी इस टेबल में फिर से आते हैं। तो अब देखिए कि यहां पर जो हमारे पास में जो ट्रू पॉजिटिव थे वो कितने थे? वो थे यहां पर 45 थे, लेकिन जो नेगेटिव थे जो कि हमने फॉल्स प्रेडिक्ट किया था वो कितने हैं यहां पर 90, जो कि हमारी यहां पर गलती है। ठीक है, हमने प्रेडिक्ट किया था यस, हमने प्रेडिक्ट किया था नो, लेकिन वो क्या थे? सही थे। तो ये होता है रिकॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमने यहां पे वैल्यूज को पुट किया 45 और डिवाइड बाय में टीपी की वैल्यू थी 45 और जो फॉल्स नेगेटिव थे वो थे 20। तो यहां से जो हमारे पास में रिकॉल का स्कोर आता है वो आता है 0.692। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है F1 स्कोर। आप कैसे निकालेंगे? जो कि होता है हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिजन एंड रिकॉल। तो ये इन दोनों का फॉर्मूला का टोटल होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको F1 निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो कि होता है 2 इंटू प्रिसिजन प्लस ऑफ इंटू रिकॉल होता है। ध्यान रखना कि यहां पर मैंने गलती कर दी शायद, कि प्रिसिजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय में होता है प्रिसिजन प्लस रिकॉल, और ये आपके पास में आता है F1 का टोटल स्कोर। तो हमने यहां पर सिंपल सी वैल्यू लिखी
कि F1 क्या होगा, हमने अभी अभी वैल्यूज को निकाला है, तो 0.75 इंटू 0.692 और डिवाइड बाय में इनका टोटल करके हमारे पास में F1 स्कोर आ जाएगा जो कि आ जाएगा 0.72। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इन तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से रट लो, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से इसको 2-4 मिनट पीछे कर लो और एक बार फिर से समझो, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में आपका ये फाइनल स्कोर रहेगा, जहां पर कि आप फाइनल में टेबल भी बना करके दिखा सकते हो कि ट्रू नेगेटिव हो गया, प्रेसिजन हो गया, रिकॉल हो गया और F1 स्कोर हो गया। इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आइडेंटिफाई एनी टू स्टॉप वर्ड्स। अब देखो ये स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं। स्टॉप वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि बेसिकली हमारे इंग्लिश के अंदर जो कि हम लोग बहुत बार यूज में लेते हैं, जैसे कि इज हो गया, ए हो गया, एन हो गया। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, इनको कहा जाता है स्टॉप वर्ड। अब स्टॉप वर्ड क्यों होते हैं? स्टॉप वर्ड इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा डेटा होता है ना वो इन वर्ड्स की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए इनको इग्नोर किया जाता है। तो ये एक यूजलेस वर्ड होते हैं जिनको कि स्टॉप वर्ड कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि आइडेंटिफाई एनी टू स्टॉप वर्ड शुड नॉट बी रिमूव। ये सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ है हमें कि गेट द हेल्प एंड द सपोर्ट वेदर यू आर शॉपिंग नाउ और नीड्स हेल्प विद अ पास्ट परचेज, कॉन्टेक्ट अस @ जो भी आपकी ईमेल आईडी गिवन है और यहां पर आपको ये एक एड्रेस गिवन है। तो अब इसमें क्या इग्नोर करोगे? तो इसमें जब हम लोग स्टॉप वर्ड की बात करते हैं तो इसमें हम लोग फुल स्टॉप भी इग्नोर करते हैं और उसी के साथ में यहां पे जैसे कि ए को भी इग्नोर करते हैं, @ को, स्पेशल सिंबल्स को भी हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अब यहां पे किसकी बात करी जा रही है? एक ईमेल आईडी की बात करी जा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इग्नोर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने इसमें से @ को इग्नोर कर दिया, इस डॉट को इग्नोर कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, ये एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने इसमें से डॉट को रिमूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कि इनवैलिड वेबसाइट एड्रेस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि स्टॉप वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस शुड नॉट बी रिमूव्ड आर @ फुल स्टॉप अंडरस्कोर एंड 1 2 3 नंबर्स। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज दीज टोकन्स आर जनरली कंसिडर्ड एज एन द स्टॉप वर्ड्स बट इन द अबव सेंटेंसेस दीज टोकन्स आर द पार्ट ऑफ ईमेल आईडी। क्यों नहीं रिमूव कर रहे? क्योंकि पार्ट ऑफ ईमेल आईडी है एंड रिमूविंग दीज टोकन्स में लीड्स टू द इनवैलिड वेबसाइट एड्रेस एंड ईमेल आईडी, सो दीज वर्ड्स शुड नॉट बी रिमूव्ड। सो अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को लेकर के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से आएगा, 100% आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स को किस तरीके से बनाना है। तो इसमें आपको यह बात ध्यान रखना है कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रियलिटी और एक होता है प्रेडिक्शन। अब इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के हम लोग इधर बात कर रहे हैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज की और इधर किसकी बात करी जा रही है, एक्चुअल वैल्यूज की। इसमें क्या होगा, एक तरफ होगा पॉजिटिव साइन और एक तरफ होगा नेगेटिव साइन। इसी तरीके से यहां पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये जो फर्स्ट कॉलम रहेगा ये किसका रहेगा, ये रहेगा ट्रू पॉजिटिव का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला इसका कॉलम रहेगा ये रहेगा फॉल्स पॉजिटिव का। फिर इसके बाद में नेगेटिव है तो ये हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव का और फिर इसके बाद में ये आ जाएगा ट्रू नेगेटिव का। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी वही हमने किया। यहां पे हमें डेटा के अंदर क्या गिवन है, यहां पे ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू 100 है तो ये क्या आएगा, यहां पर ये आएगा ट्रू पॉजिटिव और यहां पे आ जाएगा ट्रू नेगेटिव और यहां पे फॉल्स पॉजिटिव, यहां पे फॉल्स नेगेटिव। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वी ह्यूमन बींग्स कैन रीड एंड राइट अंडरस्टैंड द मैनी लैंग्वेजेस बट द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज एंड डू यू थिंक वी माइट फेस एनी चैलेंजेस इफ वी ट्राई टू टीच कंप्यूटर हाउ टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इन ह्यूमन लैंग्वेजेस, एक्सप्लेन। अब आपसे कहा गया कि भैया हम लोग ह्यूमन से अलग अलग लैंग्वेज के अंदर बात भी कर पाते, समझ भी पाते हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको बेसिकली यहां पे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो हम लोग इसके प्रॉब्लम्स का इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि यस वी माइट फेस एनी चैलेंजेस इफ वी ट्राई टू टीच कंप्यूटर हाउ टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इन ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब इसमें बोला जा रहा है कि द पॉसिबल डिफिकल्टीज आर, सबसे फर्स्ट है कि अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड द मीनिंग। अब यहां पे आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि द कंप्यूटर हैज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस एज आल्सो इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द लैंग्वेज वी यूज। ये यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर होती है, उसके अंदर वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर मान लो कि हम लोग कंप्यूटर को आपकी भाषा, आपकी कौन सी भाषा है, जैसे कि आप मराठी बोलते हो, तो आप मराठी के अंदर अगर उसे कुछ बोल रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई ऐसे वर्ड्स वो समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है कि अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड एंड द
मीनिंग अलग अलग मीनिंग निकलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड्स, और उसी के साथ में यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे वर्ड्स के सेम मीनिंग होते हैं। सेम वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ द डिफरेंट वेज विच अकॉर्डिंग टू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट चेंजेस एंड इट्स मीनिंग कंप्लीटली। भैया कंप्यूटर को क्या पता, उसको आपने जैसे कि हिंदी का जो हमारा एग्जाम्पल है वो एक आपका रश वाला एग्जाम्पल अलंकार है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, तो अब यहां पर बेर जो शब्द है वो बार बार आया, तो भैया कंप्यूटर को क्या पता कि इसका अलग अलग मतलब है, तो उसको एक बार बता देंगे ये टाइम होता है तो टाइम ही उसे रखेगा। तो इसलिए ये इसका एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि परफेक्ट सिंटेक्स एंड नो मीनिंग। समटाइम्स अ स्टेटमेंट कैन हैविंग अ परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस बट इट डजंट मीन एनीथिंग। उसी के साथ में क्या होता है कि परफेक्टली सिंटेक्स है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं हो सकता। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपको 2 फिगर गिवन और आपको बताना है कि किस तरीके की लर्निंग बेस्ड अप्रोच है। यहां पे आप देखेंगे कि जो फिगर 1 है इसमें जो हमारी को जितनी भी इमेजेस दी गई हैं उनमें करेक्टली मेंशन्ड है कि ये किसका फिगर है, जैसे कि कैट का है, ये कैट का है। फिर उसके बाद में मशीन से पूछा जा रहा है कि ये क्या है, और वहीं पर अगर आप दूसरी इसमें देखेंगे तो यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस हैं, इनमें कोई भी लेबलिंग नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जहां पर सब कुछ चीजें हम मशीन को बताते हैं, मतलब हम उसे सुपरवाइज करें, तो वो होती है सुपरवाइज लर्निंग। और वहीं पर ये जो दूसरे वाली है इसमें हम लोग इसे कुछ भी नहीं बता रहे, इसको खुद से समझना है, तो ये क्या होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो वही है, आपको इस तरीके से एग्जाम के अंदर इसे लिखना होगा। आप इसमें सबसे फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि द लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस शोन्स आर सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अब आप इसमें लिखेंगे कि इन अ सुपरवाइज्ड लर्निंग द डेटा सेट विच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड। जो भी डेटा हम लोग मशीन को देते हैं वो लेबल्ड होता है। फिर उसके बाद में इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डेटा सेट इज नॉन टू द पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मशीन, ओनली देन ही एंड शी इज एबल टू लेबल द डेटा। उसी के साथ में यहाँ पे एक मतलब इसका एक एडवांटेज ये है कि जो भी इंसान मशीन को ट्रेनिंग दे रहा है उसको ऑलरेडी पता है कि वो डेटा क्या है और उसी से वो मशीन सीखती है। और वहीं पर अगर बात करते हैं फिगर 2 की, जो फिगर 2 है इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल दैट वर्क्स ऑन द अनलेबल्ड डेटा सेट। यहां पर क्या है कि जो डेटा सेट है वो अनलेबल्ड है, पता नहीं कि कौन सा कैट है कौन सा डॉग है, तो यहां पे हमने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी है। फिर उसके बाद में यहां पर आता है कि द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स आउट ऑफ द डेटा विच इज फेड इनटू। और इसका काम कहां पर आता है, जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है इसको हम लोग रिलेशनशिप्स या फिर पैटर्न्स फाइंड आउट करने में यूज में लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैं जो आपको बता रहा हूं इनको ध्यान से रखना, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि लिस्ट द 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको सिंपल लैंग्वेज को यूज में लेना है। फिर सेकंड आता है कि बी रेस्पेक्टफुल टू द अदर्स ओपिनियन। फिर थर्ड है कि डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस ऑन द कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी। उसी के साथ में हम एज्यूम बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग केरल में जाते हैं तो हम लोग वहां पर एजम्पशन कर लेंगे कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये कल्चर होता है, ऐसा रिलीजन होता है, वो हमें नहीं करना है। फिर उसके साथ में आता है कि ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ पर्सन एज मच एज पॉसिबल, कि लोगों से ज्यादा बात करने की कोशिश करो, वहां के लोकल लोगों से समझने की कोशिश करो कि ये चीजें कैसे होती हैं, कैसे वो वहां पे रहते हैं। फिर उसके बाद में यूज विजुअलाइजेशन, और उसी के साथ में आता है कि टेक द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेटर टू ओवरकम द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। और जो भी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस हैं गूगल ट्रांसलेटर को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल इन अ लाइफ, कि अपनी लाइफ के अंदर जो गोल है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों का क्या गोल था जब आपने क्लास 10th में फर्स्ट डे आपने देखा था कि भैया मैं कितना स्कोर करूंगा, आप आज कमेंट करके बताओ, थोड़ी टाइम में आपका रिजल्ट आएगा। जिसने भी अपना गोल बड़ा सोचा होगा वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर ही रहा होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि आपका गोल क्या था। तो भैया गोल सेट करने से क्या होता है, अगर आपके पास में गोल नहीं रहेगा ना तो आप आलसी रहोगे, भाई रील्स देख रहे हो मजा आ रहा है, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, कोई भी गोल नहीं है। मतलब वहीं पर अगर एक गोल हो कि भाई मुझे ना इस साल के अंदर इतने पैसे कमाने, एक ही आपने गोल ले लिया कि मेरे को इतना मनी बनाना है, या फिर मेरे को ड्रीम जॉब है, या फिर मेरी ड्रीम आईआईटी है, जो भी है आपका ड्रीम है, तो आप क्या करोगे, आप जब स्क्रॉल कर रहे होगे ना मोबाइल तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरा गोल वो है, मेरे को उसके लिए पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आप इसमें लिखेंगे, इसमें आएगा कि द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स यू टू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ एंड वेयर यू वांट्स टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी इन फ्यूचर। इसकी हेल्प से आपको पता लगता है कि भाई आपको उस जगह के ऊपर कैसे जाना और आप किस तरीके से फ्यूचर में रहने वाले हो।
और फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि इट हेल्प यू टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ अ लेस इंपॉर्टेंट वर्क। उसी के साथ में मैंने बताया ना आपको कि आपका गोल क्या है, आपका गोल है कि भैया मुझे इस साल के 10 करोड़ रुपए कमाने, तो आप एंडलेसली ऐसे स्क्रॉल नहीं करने वाले और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पता है कि भाई मेरे को इतना पैसा बनाना है तो मैं उसके लिए वर्क करूंगा। फिर इसी तरीके से आता है कि दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ऑल ऑफ अस यूजेस स्मार्टफोन्स। अब देखो स्मार्टफोन्स मैं आपको बताता हूं कि मैं 2017 में मैंने क्लास 10th के बोर्ड्स दिए थे, तो उस टाइम के ऊपर आपको पता है मेरे को पता भी नहीं था कि गूगल क्या होता है। उस टाइम के ऊपर यूट्यूब वगैरह कोई भी चीज इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे देखो आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर कितने ज्यादा एडवांस हो गए हो। तो अब इसमें ये मतलब कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें बोला गया कि व्हेन वी इंस्टॉल अ न्यू ऐप इट आस्क्स आवर सेवरल परमिशंस to access our phone's data in different ways and why do app collect such data। अब ये apps जो है ऐसा डेटा क्यों सेलेक्ट करती है, आपने देखा होगा कि जब ये आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो बोलता है कि फोन लॉक की परमिशन लेता है आपसे, आपकी मीडिया स्टोरेज की परमिशन लेता है। तो वो क्यों लेता है, वो इसलिए लेता है ताकि वो आपको क्या प्रोवाइड करवा सके, कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन। अब आपको मैं एक रियलिटी बताता हूं। अब जैसे कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और उसी के साथ में यूट्यूब हो गया, इन सभी के लिए क्या हो, आप एक प्रोडक्ट हो। ये क्या करते हैं, आपको जितना ज्यादा आप टाइम इनके ऊपर स्पेंड करते हो ना, आपसे ज्यादा नॉलेज आपके इंस्टाग्राम को है। उनको पता है कि भाई इसका मूड कैसा रहेगा, ये क्या करने वाला है, सारी सारी चीजें इंस्टाग्राम को पता है क्योंकि आपके डेटा से रिलेटेड है। आपका डेटा इनके पास में कंप्लीटली जैसे आप हो ना, एग्जैक्टली क्लोन इन्होंने अपनी मशीन में बना रखा है कि भाई आयुष इस तरीके का है, इसका मूड जब भी होता है तो ये देखता है, तो उसी के बेसिस के ऊपर मुझे वहां पर रिकमेंडेशन आने लग जाती है। आप कभी भी करके देखना कि आप किसी भी चीज की बात करो, थोड़ी देर में आपको उसके एड्स आने लग जाएंगे। अब जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स बोल रहा हूं, तो हो सकता है कि इस वीडियो में यहां पे नेटफ्लिक्स का एड चले। तो ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें हैं कस्टमाइज नोटिफिकेशन और रिकमेंडेशन को बढ़ाने की एंड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ ऐप। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इसमें कहा गया है कि एमडी गुलाटी स्टार्टेड ए स्मॉल शॉप विद फोकस, डेडिकेशन, क्लियर आइडियाज and MDH become one of the most popular brand in India besides having a good reputation all over the world। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें बोला गया है कि which self management skill is clearly visible in the given statement। तो यहां पे किसकी बात करी जा रही है, यहां पर बात करी जा रही है फोकस की, डेडिकेशन की, क्लियर आइडियाज की। तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे वो बेसिकली अपने सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अब इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं आपके, जो भी आपका आंसर हो वो आप देख लेना। जितने भी, जैसे कि अब सेल्फ मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में बोला गया है कि जो गुलाटी है उन्होंने क्या किया था, एक स्मॉल शॉप को स्टार्ट किया था उनके फोकस और डेडिकेशन से, तो उसी से उन्होंने एक ब्रांड बनाया। तो ये क्या था, उनका एक सेल्फ मोटिवेशन था। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि व्हेन यू ब्रिंग द माउस ओवर अ फाइल इन द फाइल एक्सप्लोरर इट शोज द डिटेल्स ऑफ दैट फाइल, दिस इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया इसका जो सिंपल आंसर है वो ये रहता है कि होवर हम लोग उसे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि असर्शन हमें गिवन है कि डॉक्टर वर्क फॉर अ रीओन्ड हॉस्पिटल। फिर जो हमारे को सेकंड दिया गया, रीजन दिया गया है कि द स्टेटमेंट गिवन अबव इज एन एग्जांपल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये रीओन्ड हॉस्पिटल है, तो भैया ये तो ऑनरशिप वाला है, तो ये तो गलत हो गया एकदम से। यहां पे आप गलत है। देखो अब ये होने में तो रीओन्ड है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो फेमस है। ठीक है, क्या है, वो एक फेमस हॉस्पिटल है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पे वर्क कर रहे हैं। तो कैसा हो गया, वो हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों करेक्ट है। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है कि द वर्क इन ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड नोटिंग हाउ वी स्पेंड आवर टाइम एंड एनालाइजिंग हाउ टू स्पेंड आवर टाइम इफेक्टिवली। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस ऑफ हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, यहां पे नोट डाउन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग हर टाइम लिख रहे हैं कि भाई 9 से 10 बजे तक क्या कर रहे हैं, 10 से 11 बजे तक क्या किया। तो पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैकिंग, इसका एकदम से सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि राम्या ट्रेवल टू स्वीडन फ्रॉम इंडिया टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन, और फिर उसके बाद बट सी डिडंट नो हाउ टू स्पीक स्वीडिश लैंग्वेज ऑफ स्वीडन, बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज अनेबल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब
एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है भैया, उसको लैंग्वेज ही नहीं आती, स्वीडिश लैंग्वेज नहीं आती, तो ये क्या है, उसके लिए एक बैरियर है, और इस बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बैरियर को कहा जाता है लैंग्विस्टिक बैरियर। तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया कि एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर मेट एंड द सेम टाइम वी डू नॉट पॉल्यूट आवर एनवायरमेंट और यूज अप द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां पे कहा जा रहा है कि विच एसडीजी कैन यू रिलेट दिस स्टेटमेंट टू। तो यहां पर किसकी बात करी जा रही है, यहां पे हमसे बात करी जा रही है सोलर पावर जनरेशन की। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो अफोर्डेबल हम लोग बनाना चाह रहे हैं क्योंकि सोलर पावर को यूज में ले रहे हैं, प्लस ऑफ हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ना करें। तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सेशन में आपको गिवन है कि वन कैन बी अ गुड सिंगर व्हाइल द अदर वन कैन बी अ ग्रेट एथलीट। फिर उसके बाद में सेकंड में रीजन दिया गया है कि ह्यूमन possess द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बट एट अ डिफरेंट लेवल। एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट है ये, तो एकदम से सही इसका एग्जामिनेशन है और सही इसका एक्सप्लेनेशन है कि भैया आप लोगों को जरूरी नहीं है कि राहुल को देख करके आप मैथ्स लो, आपका इंटरेस्ट अगर आर्ट्स में तो आर्ट्स आप ले सकते हो। और उसी के साथ में आपको एक स्ट्रीम सिलेक्शन की वीडियो भी मिल जाएगी और क्लास 11th का चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि हम लोग क्लास 11th में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं गाइड कर पाऊं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि द इंडियन गवर्नमेंट बैंस अ फ्यू ऐप स्टेटिंग दैट द सर्वर्स इन द हॉस्टाइल नेशंस आर रिसीविंग एंड यूजिंग द एक्वायर्ड डेटा इम्प्रॉपरली। तो यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे इंडिया के अंदर पहले बहुत चला था टिकटॉक। तो ये जो टिकटॉक था इसको बैन कर दिया था क्योंकि हमारा डेटा लीक कर रहा था। तो बेसिकली बात किसकी, डेटा प्राइवेसी की। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देयर आर द 4 लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। एकदम से गलत बात है, यहां पे 4 लेयर्स नहीं होती हैं। यहां पे कितनी लेयर्स होती हैं, यहां पे होती है, मैं आपको बता देता हूं, 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स के नाम भी आप लोग इसमें याद रख लेना। सबसे पहले होती है इनपुट लेयर, ठीक है, फिर उसके बाद में आती है हिडन लेयर, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है आउटपुट लेयर। 3 लेयर होती हैं इसमें न्यूरल नेटवर्क में। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट मतलब आंसर तो हमें मिल गया कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड में कहा गया है कि द फर्स्ट लेयर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज आल्सो नोन एज आउटपुट लेयर। यार इतना कोई गलत हो सकता है क्या, एकदम से गलत है, तो इसलिए दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। तो बी ऑप्शन हमारा आई थिंक कि सही हो गया। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये डायग्राम इसका ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्या देखना है, अब देखो आपको यहां पे नीचे क्या गिवन है, यहां पे नीचे इस तरफ है पूरे डेटा साइज और इधर है मॉडल परफॉर्मेंस। तो यहां पे आपसे बोला गया है कि ऑब्जर्व आपको करना है इस ग्राफ को, एंड द न्यूरल नेटवर्क की आपको क्या बतानी है, बेस्ट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस तो आप ग्राफ पढ़ना आता होगा आपको, तो आप बोलो कि भैया डेटा साइज में क्या ले लेता हूं मैं, कोई भी एक ये एक्स अमाउंट ऑफ मैंने ये डेटा साइज ले लिया है, ये अमाउंट डेटा साइज ले लिया। तो आप देखो कि इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, तो यहां पे आप देखोगे कि किसकी परफॉर्मेंस है, वो है लार्ज एनएन की। किसकी है, वो है लार्ज एनएन की। तो ये इसका सही आंसर हो गया, लार्ज न्यूरल नेटवर्क इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। यार ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको देना होगा। अगर ये गलत कर रहे हो ना तो बहुत बुरी बात है, ठीक है, तो फिर मैं बचा भी नहीं सकता फेल होने से। ये क्वेश्चन यार तो अरे मजाक कर रहा हूं, तुम्हारे भैया है ना, सब बताएंगे तुम। तो इसमें कहा जा रहा है कि इज अ सिंपल फाइल फॉर्मेट दैट स्टोर्स द डेटा बाय कॉमास, की कॉमा से वो डेटा को स्टोर करता है। तो वो क्या होता है, वो होता है CSV, और उसी के साथ में JPG हो गया। मैं बता देता हूं कि JPG हो गया, PNG हो गया, ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं इमेज के लिए। और उसी के साथ में जो डॉक है ये किसके लिए होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया कि कॉर्पस कंटेन्स 4 डॉक्यूमेंट्स इन विच अ वर्ड डाइट वॉज अपीयरिंग वंस इन अ डॉक्यूमेंट 1, आइडेंटिफाई द टर्म विच इज यूज्ड टू कैटेगराइज द वर्ड्स डाइट। अब देखो यहां पे क्या करना है, आपसे पूछा गया कि कौन सा वर्ड है एक बार ही अपीयर हो रहा है, मतलब जो सालों में एक बार दिखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईद का चांद। तो क्या है, रेयर चीज है, तो मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेयर वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आप इसे बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ में स्टॉप वर्ड मैंने आपको बताया था कि फुल स्टॉप, AN, IS, MR, ये सब क्या होते हैं, स्टॉप वर्ड होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1।
अब इसमें हमसे कहा गया है कि रीड द एग्जांपल्स, और आपको बोला गया है कि इज नॉट एन एआई, कि इनमें से कौन सा एआई नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन कर लेना कि भैया एग्जामिनर कहां गलती करवाना चाह रहे हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती कर दो, लेकिन आप गलती थोड़ी करोगे, ठीक है। तो अब यहां पे हमसे कहा गया है, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कि यूजिंग अ चैट जीपीटी टू राइट अ ईमेल। क्या कौन काम कर रहा है यहाँ पे? एआई काम कर रही है। अभी तो यहाँ पर एआई के अंदर चैट जीपीटी बात करी जा रही है, अभी तो बहुत तगड़ी तगड़ी एआई आगे के, आप बस उसमें टेक्स्ट लिखो, आपको सब चीजें मिल जाएंगी, इमेजेस, वीडियो, सब कुछ। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है कि फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल यूजिंग कैमरा। ये भी क्या है? ये भी एआई है। फिर इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया कि टर्निंग ऑफ द लाइट्स बाय यूजिंग आईओटी डिवाइस। अब देखो आईओटी डिवाइस में क्या होता है? आईओटी डिवाइस में कोई भी एआई नहीं होती, इसमें बेसिकली डेटा को फीड किया जाता है, जो कि क्या करता है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, जो कि ब्लूटूथ के जरिए आप अपने मोबाइल से ही इसे कंट्रोल करके ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें कोई भी एआई का काम नहीं है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैविंग सेंसर। तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर यहाँ पे कमांड देता है कि कब रिलीज करना है, कब करना है, तो एआई का इसमें काम नहीं है। तो हम बोलेंगे कि नॉट के अंदर आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। एंड फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रेफर टू द टाइप ऑफ द फीचर दैट वी वांट टू कलेक्ट। तो यहां पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम किसी चीज को कलेक्ट करना चाहते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा फीचर, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे डेटा फीचर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस। तो डेटा साइंस क्या होता है? देखो डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग प्रिडिक्टिव करते हैं भैया, हम लोग इसमें प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग डेटा को लेकर के यहां पे प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब देखो इसमें एक है यहाँ पे टेक्स्ट समराइजेशन है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट है, फेस अनलॉक इन स्मार्टफोन है, या फिर ईमेल फिल्टर्स है। तो यहाँ पे डेटा साइंस की जब बात करी जा रही है तो यहाँ पे हमें डेटा चाहिए होता है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा टारगेट एडवर्टाइजमेंट रहेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग डेटा को यूज करके उसमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको, ऑडियंस को ये चीज पसंद आएगी। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें कहा गया है कि इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंस्टेंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड। क्या बात करी जा रही है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन इमेजेस एंड वीडियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास में वो रहेगा कि आप क्या कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट को आपने देखा रियल वर्ल्ड में और आप उसी को इमेज के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाह रहे हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इसका ऑप्शन हो गया। वहीं पर ही एक जो ऑप्शन है इसके फर्स्ट वाला, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मार्क कर देते। तो इंस्टेंट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप इमेज में ही दूसरी इमेज को फाइंड करना चाहते हो। जैसे कि ये जो इमेज है, इस इमेज जैसे कि मान लो कि डॉग की इमेज है, बहुत सारे डॉग की, तो आप इसमें ही डॉग को ही फाइंड आउट कर रहे हो, वो उसका रियल वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए जो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट रहेगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द गिवन चैटबॉट टाइप। आपको इसका टाइप बताना है कि किस टाइप का है। तो ये बोला गया है इसमें, इट लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट एक्सपीरियंसेस, इट आल्सो बिल्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटीज बेस्ड ऑन द नॉलेज, एंड दिस कैन बी कोलैबोरेटेड विद ह्यूमंस वर्किंग अलोंगसाइड देम एंड लर्निंग देयर बिहेवियर। तो यहां पे क्या है, ये एक स्मार्ट बोर्ड की डेफिनेशन दी गई है आपको, टोटली स्मार्ट बोर्ड की डेफिनेशन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट बोर्ड। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे कहा गया है कि F1 स्कोर इज द मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन, किस किस के बीच में बैलेंस होता है, ये होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो उसी के साथ में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने का भी आ सकता है। तो F1 स्कोर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। F1 स्कोर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू, यहां पे होता है प्रिसीजन इंटू रिकॉल का मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड बाय में होता है प्रिसीजन प्लस ऑफ रिकॉल। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, जो कि आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड एक बार जरूर से लिख देना, और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।